हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 3 का हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। सो ये चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपकी टेक्स्ट बुक में, हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो आपके चैप्टर 3 में 2 स्टोरीज हैं अबाउट कॉन्करिंग द स्काइज, कैसे आप उड़ान भरते हो। सो पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें एक सीगल की कहानी है, एंड दूसरी है अबाउट अ पायलट, तो कैसे हम इंसान उड़ना सीखें, उससे रिलेटेड एक कहानी है। सो हम इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट का पहला वीडियो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. सो एक यंग सीगल है। सीगल एक बर्ड है, इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड दैट ईट्स फिश। सो सीगल एक काइंड ऑफ बर्ड है जो फिश खाती है, एंड वो अलोन था अपने लेज में। लेज क्या है? सो लेज आप ऐसे एक नैरो हॉरिजॉन्टल सरफेस को कहते हो जो कि किसी वॉल के सामने से निकल के बाहर आता है। तो फॉर एग्जांपल आप छज्जियाँ देखते हो खिड़कियों में, तो उस तरह के एरिया को आप लेज कहते हो। सो वी कैन से नैरो, और ये बहुत ही संकड़ा होता है, ये जगह बहुत संकड़ी होती है, इसमें आप चलने या बैठने की जगह नहीं रहेगी। तो उस जगह पे ये सीगल अकेला बैठा हुआ था। सो लेज इज अ नैरो हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जो प्रोजेक्ट कर रहा है सामने की ओर निकला हुआ है किसी वॉल या क्लिफ से। His two brothers and sisters has already flown away the day before. तो उसके 2 भाई हैं और एक बहन है जो ऑलरेडी उड़ चुके हैं एक दिन पहले। वो डरा हुआ था उनके साथ उड़ने के लिए, तो उसे उड़ने में डर लग रहा है, एंड इसलिए वो उनके साथ नहीं गया। किसी तरह से somehow वो भागा टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम एज, एकदम किनारे तक, जिसे आप हिंदी में कगार भी कहते हैं। कगार पे खड़े होना मतलब एकदम एज पे खड़े होना। सो ब्रिंक ऑफ द लेज, सो लेज जो है उसके एकदम किनारे तक वो आ गया, और उसने क्या अटेम्प्ट किया? टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाने की उसने कोशिश की, बट वो डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। द ग्रेट एक्सपांस, एक्सपांस का क्या मतलब होता है? फैलाव, बहुत बड़ा एरिया। सो एरिया या हिंदी में हम इसे फैलाव कहते हैं। तो क्या चीज़ का फैलाव है? सी का फैलाव है, जो कि स्ट्रेच कर रही है डाउन बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है बिलो। सो वो किसी क्लिफ के लेज पर है, एंड नीचे बहुत बड़ा समुद्र, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी है, एंड उसे क्या लग रहा है कि वो इतना नीचे है कि वो एज इफ माइल्स डाउन है, एंड उसे ये जो गहराई है या जिस ऊंचाई पे है वो उसे मीलों ऊपर लग रहा है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. And he felt certain, वो confident था, उसे ये पूरी तरह से फील हो रहा था कि उसके जो विंग्स है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये कभी उड़ा नहीं है, उड़ने की कोशिश कर रहा है, एंड उसे क्या लग रहा है कि उसके जो विंग्स है वो उसके बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसने अपना हेड बेंड किया एंड वापस मुड़ के वो भाग गया अपने छोटे से होल में, जो कि लेज के नीचे था, जहाँ पे वो सोया करता था। वेरी स्लेप्ट एट नाइट, वहाँ पे वो जाके सो गया। सो इस सेंटेंस से पर्सपेक्टिव देने के लिए कि लेज पे वो क्यों गया, ये जो सीगल्स होते हैं ये इस तरह से लेज पे अपना घोंसला बनाते हैं, एंड इस तरह के लेज पे आप देखोगे इस तरह के छोटे छोटे ऐसे होल्स या छोटे से छेद बने हुए होते हैं, जहाँ पे वो जगह बना के अपना घोंसला बनाते हैं, वहाँ पे उनके बच्चे होते हैं। तो ये जो बच्चा है ये इसी तरह के एक लेज पे जाके सो गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage, desperate courage, to take that plunge which appeared to him so desperate. So, उसके जो भाई बहन थे जिनके पंख इससे छोटे थे, वो भी ब्रिंक तक भागे, उस एज तक भागे, अपना विंग उन्होंने फ्लैप किया, अपने विंग्स फड़फड़ाए और उड़ गए। स्टिल ये देखने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि उनके विंग्स छोटे हैं, स्टिल उसकी बॉडी को सपोर्ट कर पा रहे हैं, इसके बावजूद ही फेल टू मस्टर अप करेज। तो किस चीज़ में वो हार गया? मस्टर अप करने में करेज को। सो मस्टर अप का क्या मीनिंग है?
टू गैदर। एंड मस्टर अप करेज एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। तो मस्टर अप करेज एक ऐसा ही फ्रेज है। तो करेज के साथ आप जब आप किसी को बोलेंगे कि थोड़ी हिम्मत जुटाओ, तो आप उसको कह सकते हैं मस्टर अप सम करेज। तो मस्टर अप करना मतलब जुटाना। एंड ऑफ कोर्स इसका एक सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, गैदर करना। सो ये करेज, ये साहस नहीं जुटा पाया क्या चीज़ के लिए, टू टेक द प्लंज। प्लंज का क्या मतलब होता है, प्लंज का मतलब डाइव करना, टू टेक द डाइव। क्यों, क्योंकि उसे क्या अपीयर हो रहा था, कैसा लग रहा था ये डाइव, बहुत ही डेस्परेट। एंड यहाँ पे डेस्परेट का मतलब है डेंजरस। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. So उसके जो माँ बाप थे वो आके उसे बुला रहे हैं, calling to him. So calling to का क्या मतलब होता है, चिल्ला के बुलाना। So call to बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है। तो जब भी इस तरह के आप प्रेपोजिशंस वर्ब के साथ लगाते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग रखता है कंपेयर टू द ओरिजिनल वर्ब। सो कॉल करना यानी बुलाना होता है, बट कॉल टू करना का क्या मतलब है, शाउट टू ड्रॉ अटेंशन। तो चिल्ला के आप जब किसी को बुलाते हो, चिल्ला के उसका अटेंशन लेने के लिए, तो उसको आप कॉल टू कहते हैं। सो आई कॉल टू समवन, शाउट टू ड्रॉ अटेंशन। तो उसे चिल्ला के बुला रहे हैं। श्रिली, श्रिली का मतलब क्या हुआ, श्रिल आवाज में। श्रिल का आवाज मतलब बहुत ही तीखी आवाज में, हाई पिच साउंड। तो श्रिली का मतलब है लाउडली इन हाई पिच साउंड। अपब्रेडिंग, अपब्रेड करना यानी फटकारना या स्कोल्ड करना। तो डांटना, फटकारना यानी अपब्रेडिंग। तो उसे चिल्ला रहे हैं, तेज तेज बुला रहे हैं, उसे फटकार रहे हैं, उसे डरा रहे हैं, उसे थ्रेटन कर रहे हैं टू लेट हिम स्टार्व, कि उसे भूखा रखेंगे अगर वो उड़ा नहीं तो उसके माँ बाप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने डर पर काबू करके उड़े वहां से। उसे बोला तुम्हें खाना भी नहीं ला के देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। फॉर द लाइफ ऑफ हिम एक स्पेशल फ्रेज है। फॉर द लाइफ ऑफ, फॉर द लाइफ ऑफ मी, फॉर द लाइफ ऑफ यू, फॉर द लाइफ ऑफ हिम। सो फॉर द लाइफ ऑफ जो फ्रेज है उसका मतलब होता है डेस्पाइट वंस बेस्ट। तो अपनी सबसे अच्छी कोशिशों के बावजूद वो मूव नहीं कर पाया। सो फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। सो इतनी धमकियां मिलने के बावजूद, अब उसने पूरी कोशिश की, उसके बावजूद वो अपने डर पर काबू नहीं कर पाया, वो हिल नहीं पाया वहां से। दैट वॉज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. So 24 घंटे पहले, 24 hours ago, दैट वॉज 24 hours ago. So ये जो हुआ ये एक दिन पहले हुआ, एंड उस दिन से कोई भी उसके पास नहीं आया। So क्या हुआ एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था, फ्लाइंग अबाउट, वो घूम रहे थे इधर उधर, फ्लाई कर रहे थे, किसके साथ, उसके भाई बहनों के साथ, परफेक्टिंग देम। सो परफेक्टिंग देम का मतलब क्या हुआ, उन्हें वो सिखा रहे थे ताकि उनमें परफेक्शन आ जाए। तो उनको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, किसमें, इन दी आर्ट ऑफ फ्लाइट। सो उड़ने की कला में उनको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड क्या सिखा रहे थे, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स। सो स्किम करना यानी क्या होता है, मूव क्विकली एंड लाइटली सरफेस। सो किसी सरफेस के ऊपर बहुत ही जल्दी और बहुत ही लाइटली मूव करना है, कि एज ए सरफेस ऐसा लगे कि आप सरफेस को टच ही नहीं कर रहे हैं। इस केस में मूव करने का मतलब है फ्लाई करना। सो यहाँ पे इस तरह से फ्लाई करना कि ऑलमोस्ट आप वेव को ग्रेज करते हुए जा रहे हैं, ताकि पानी भी आपके ऊपर ना लगे और आप वेव्स के साथ साथ चलें। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, एंड फिश के लिए डाइव कैसे करना है। सो ये वेव्स के साथ साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि इन वेव्स में मछलियाँ साथ में तैरती हैं। तो जब वो वेव के साथ साथ स्किम करते हुए उड़ते हैं तो वो देखते हैं कि मछली एक्चुअली कहाँ पर है, एंड वो फिर डाइव लगाते हैं उन मछलियों को पकड़ने के लिए। तो इस आर्ट की बात करें यहाँ पे, इस आर्ट ऑफ फ्लाइंग, आर्ट ऑफ स्किमिंग द वेव्स एंड आर्ट ऑफ हंटिंग, इस चीज़ को उसके पेरेंट्स सिखा रहे थे। एंड ये पूरे दिन उनको देख रहा था कि कैसे वो सीख रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. तो उसने क्या देखा कि उसका जो बड़ा भाई है उसने अपनी पहली हेरिंग पकड़ी। हेरिंग एक तरह की फिश होती है, काइंड ऑफ फिश।
ये इस तरह की फिश। एंड उसको वो क्या कर रहा था, डिवावर कर रहा था। सो डिवावर करना यानी ईट क्विकली, फटाफट खाना। जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हो एंड फटाफट खाने को खाते हो तो उसको कहते हैं डिवावर करना। सो रॉक के ऊपर ऐसे डिवावर कर रहा था और उसके पेरेंट्स जो है उसके चारों ओर सर्कल करते हुए क्या कर रहे थे, एक प्राउड कैकल रेज कर रहे थे। कैकल का क्या मतलब है, हार्श लाफ या खिलखिला कर हंसना। तो उसके चारों ओर वो घूम रहे और खिलखिला के हंस रहे हैं। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. And पूरी सुबह उनकी जो पूरी फैमिली है, मम्मी पापा और 3 भाई बहन, वो बिग प्लेटो में, सो उस क्लिफ के सामने एक प्लेटो है। प्लेटो बेसिकली आप ऐसे ऊंचे एरिया को कहते हो जिसका लैंड जो है फ्लैट होता है। तो ये इस तरह के माउंटेन होते हैं जिसमें बहुत ही शार्प पीक्स होते हैं। देन आपके आते हैं हिल्स जो कि हाइट में कम होते हैं और उनके पीक्स जो हैं शार्प नहीं होते। एंड देन फाइनली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका ना इस तरह का राउंडेड सरफेस होता है, ना इस तरह की शार्प पीक्स होते हैं, बट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ ए फ्लैट लैंड। तो ये भी ऊंचाई पे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि इतने ऊंचे हैं कि बादल जो है इनके नीचे हों। स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे, जो दक्कन एरिया है, सो दक्कन प्लेटो हम कहते हैं, तो वहाँ पे वो इतने ऊंचे होते हैं कि क्लाउड्स भी उनके नीचे होते हैं, बट स्टिल वहाँ पे उनके ऊपर क्या रहेंगे, पूरा फ्लैट लैंड रहेगा। तो ये उनको आप प्लेटोज कहते हैं। तो उसके सामने एक बिग प्लेटो था जिसके बीच में वो खड़े होके उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो टॉन्ट करना यानी बेसिकली जब आप ताने कसते हो किसी को, उसको आप टॉन्टिंग कहते हैं। किस लिए, उसकी बुजदिली या कायरता के लिए। सो कॉवर्डिस का मतलब क्या हो गया, कायरता। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. So सूरज जो है अब उठ रहा है, ascending यानी उठना, rise करना, so rising। इसका opposite word है descending। blazing on his ledge, so blazing यानी shine brightly, बहुत तेज तेज चमकना, तो blaze करना कहते हैं। उसकी लेज पे, तो बहुत कड़ी धूप उसकी लेज पे आ रही है जो साउथ को फेस कर रहा है। तो उसका जो लेज है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है एंड ईस्ट डायरेक्शन से उसको इतनी तेजी से धूप आ रही है। ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब उसे हीट फील हो रहा है बिकॉज वो पिछले रात से कुछ खाया नहीं है, तो उसकी बॉडी वीक हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा अब गर्मी भी लग रही है। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. So धीरे धीरे वापस ब्रिंक पे आया, एज पे आया लेज के, एंड एक पैर पे खड़े होके और दूसरा जो पैर है वो हिडन है। तो एक पैर पे खड़ा है और दूसरा पैर जो है उसके विंग्स के अंदर छुपा हुआ है। अपना एक आंख वो बंद करता है, फिर वो दूसरा आंख बंद करता है एंड वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो सो रहा है। तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे नींद आ रही है और वो गिर जाएगा। तो इस तरह से वो ड्रामा करने की कोशिश कर रहा है। स्टिल वो उस पर कोई ध्यान नहीं है। दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो क्या देखता है कि उसके जो भाई हैं और जो सिस्टर हैं वो डोज कर रहे हैं प्लेटो पे। डोज करना यानी स्लीप लाइटली। तो वो नींद ले रहे हैं और उनके जो हेड है वो अब उनकी नेक के नीचे दब गए, संक हो गए, यानी नीचे की ओर आ गए इस तरह से। तो इस तरह से नॉर्मली आप देखोगे पक्षियाँ सोती हैं, स्पेशली कबूतर को आप नोटिस करोगे, तो इस तरह से सीगल्स भी सोते हैं। तो यहाँ पे वही डिस्क्राइब किया गया। हिज फादर वॉज preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. So उसका जो फादर है, उसके जो पापा हैं, वो प्रीनिंग कर रहे हैं अपने फेदर्स की। प्रीन करना यानी स्ट्रेटन एंड क्लीन द फेदर्स। ये आपने बहुत नोटिस किया होगा कि जो भी पक्षी होते हैं, स्पेशली ये चीज़ आप कबूतरों में, बिकॉज वो इजीली आप देख सकते हो। कबूतर को अगर आपने नोटिस किया होगा तो अपने पंख को वो अपने बीक से इस तरह से प्रीन करते रहता है, वो स्ट्रेट करते रहेगा, उसे क्लीन करता रहेगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है उनकी फ्लाइट के लिए। तो जो पक्षियाँ, स्पेशली ऐसी पक्षियाँ जो बहुत ज़्यादा डाइव करते हैं, तो उनमें से एक सीगल है जो बहुत अच्छे से डाइव करते हैं। पिजन भी बहुत अच्छा डाइवर होता है। सो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उनके जो फ्लाइट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो। सो बहुत स्मूथ फ्लाइट के लिए क्या होता है, उनको अपने फेदर्स को स्ट्रेट रखना पड़ता है
एंड क्लीन करते रहना पड़ता है, तो उनकी जो फ्लाइट है वो अच्छी होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि वो प्रीनिंग करते रहते हैं। ये पक्षियों की स्पेशल उनका ये ग्रूमिंग सेशन होता है, ये अपने फ्लाइट को हमेशा अच्छा रखने के लिए। तो ये उनका फादर क्या कर रहा था, प्रीनिंग कर रहा था अपने फेदर्स की ऑन हिज वाइट बैक। तो उसके जो बैक पे वाइट फेदर्स हैं उनकी प्रीनिंग कर रहा था। सिर्फ उसकी मम्मी उसे देख रही है, तो उसके भाई बहन डोज कर रहे हैं, उसका जो पापा है वो प्रीनिंग कर रहा है, सिर्फ उसकी मम्मी उसको देख रही है। वो एक हाई हम्प, जो कि प्लेटो पे एक हाई हम्प यानी राउंड रेज्ड मास, सो एक इस तरह का एक राउंड रेज एरिया है प्लेटो के ऊपर, उसके ऊपर वो बैठी हुई है एंड वहां से दिख रही है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, सो उसका जो वाइट ब्रेस्ट यानी जो चेस्ट एरिया है वो आगे की ओर पुश किया हुआ है। थ्रस्ट यानी पुश्ड। Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of a beak on the rock. So बार बार वो क्या कर रही थी, जो फिश है उससे थोड़ा थोड़ा जो पीस है वो निकाल के अपने फीट पे रख रही थी एंड देन फिर क्या कर रही थी, अपने बीक को रॉक के ऊपर स्क्रैप कर रही थी। आई थिंक ये आपकी बुक में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इट शुड नॉट बी स्क्रैप्ड। ये जो वर्ड है स्क्रैप्ड, ये स्क्रैप का पास फॉर्म है एंड स्क्रैप करना है ना वेस्ट करना, वेस्ट में भेज देना, बट यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए स्क्रेप्ड। स्क्रेप जो है वो स्क्रेप का पास फॉर्म है एंड स्क्रेप करना का मतलब क्या है, रब करना। एंड ये भी जो है पक्षियाँ, स्पेशली ऐसी पक्षियाँ जो हंट करती हैं, तो ये चीज़ आप कबूतरों को करते हुए शायद ना देखें, बट अगर आप ईगल्स को देखेंगे या वल्चर्स को देखेंगे, ऐसी पक्षियाँ जो बेसिकली अपने बीक से हंट करते हैं या मांस खाते हैं, वो अपने बीक को साफ करते रहते हैं रेगुलरली, बिकॉज उन्होंने मांस खाया है तो कुछ चीज़ें वहाँ पे चिपक सकती हैं एंड ऑल्सो वो शार्पन करते रहते हैं अपने बीक को। तो एज इफ जब आप अपने चाकू को किचन में अगर आप शार्पन करते हुए देखें अपनी मम्मी को, या स्पेशली अगर आप जब बाहर देखोगे तो एक व्हील लेके एक बंदा आएगा एंड आप उसको अपना चाकू देंगे एंड वो उस व्हील पे उस चाकू को रखेगा एंड वो शार्पन हो जाती है जब वो उसको घुमाता है। तो ये जो रबिंग एक्शन है इससे क्या होती है, घिसता है ये पर्टिकुलर बीक एंड उससे वो थोड़ा शार्पन होता है। एंड ऑब्वियसली जब आप एक ऐसी बर्ड हो जो इस तरह से हंटिंग करती हो तो आपके लिए शार्प बीक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका टूल है। तो इस तरह से आप स्क्रैप करते हो, तो वो क्या कर रही है, फिश से उसके फ्लैश के पीसेस तोड़ रही है, अपने फीट पे रख रही है और वो अपना बीक स्क्रैप कर रही है एंड आई थिंक वो अपने बेटे को ललचाने के लिए कर रही है। सो द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, तो इस साइट को देख के, इस फूड को देख के वो क्या हो गया, एकदम पगला गया। मैडेंड का मतलब गो इनसेन, इनसेन यानी बहुत ज़्यादा पगला जाना। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग, अगेन यहाँ पे मिस्टेक है, इट शुड बी स्क्रैपिंग। हाउ ही लव टू टेयर हिज फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। तो उस साइड को देख के उसको क्या याद आ रहा है कि कितना पसंद है उसको इस तरह से फूड को टेयर करना एंड बीक को स्क्रैप करना टाइम टू टाइम, नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट करना यानी शार्पन करना, एग्जैक्टली जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, टू शार्पन इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हमसे डायरेक्ट डिस्कशंस करने के लिए और क्लास नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।